हिंदी। अंतरिक्ष तारांकन 20। अंतरिक्ष तारांकन 50। अंतरिक्ष खंड तारांकन 100। अंतरिक्ष तारांकन 30। अंतरिक्ष तारांकन 80। अंतरिक्ष खंड तारांकन 60। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 1200। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 2000। रिक्त विशेषता तारांकन 5000। अंतरिक्ष खंड तारांकन 150। बहुत सारे गुणकारी बुलबुले वांग टेन की ओर झुंड बनाकर आए और उसके शरीर में विलीन हो गए। वह बहुत खुश था, वे बहुत सारे थे, उनकी गिनती करना असंभव था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटी सी दुनिया के ढहने से उसे इतनी सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। अंतरिक्ष विशेषताओं के अलावा नक्षत्र अग्नि बल और रिक्त विशेषताएं भी थीं। फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में स्टार बीस्ट को स्पेस पावर द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे। वांग टेन को सबसे अधिक लाभ मिला। वांग टेन के शरीर में अनेक नक्षत्रीय अग्नि शक्ति गुण प्रवाहित हुए। वे उसकी साधना में बदल गए और धीरे धीरे उसके स्तर को आगे बढ़ाया। वह पहले ही दिव्य अवस्था के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसकी साधना अब आसमान छू रही थी। चौथे स्तर का दिव्य चरण, पांचवां स्तर दिव्य चरण, छठा स्तर दिव्य चरण, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष गुण उसके शरीर में अंतरिक्ष शक्ति में बदल गए और चारों ओर घूमने लगे। यह एक रहस्यमयी शक्ति थी जो रंग में थोड़ी धूसर और मैली थी। जैसे ही यह वांग टेन के शरीर में समा गई, इसने उसके चारों ओर प्रकाश का एक कोकून बना दिया, जिसने उसे अंदर से घेर लिया। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन अब हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वांग टेन ने बहुत ज्यादा अंतरिक्ष शक्ति अवशोषित कर ली थी। एट नोबल एट एन लेन उसके पास थी और उसने वांग टेन के परिवर्तन को तुरंत नोटिस किया। ये है अंतरिक्ष की शक्ति। एन लेन हैरान रह गया, उसके दिल में आश्चर्य भर गया। वह भी थोड़ा उलझन में था। क्या चल रहा है? अभी क्या हुआ? वह वांग टेन को जल्दी करने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो गया। कितनी मोटी अंतरिक्ष शक्ति! वह इतना भाग्यशाली कैसे है? एन लेन को नहीं पता था कि अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करे। वह केवल सदमे में हौंट सकता था। वांग टेन के चारों ओर अंतरिक्ष शक्ति इकट्ठी हो गई थी। उसके पास अंतरिक्ष प्रतिभा होनी चाहिए। अंतरिक्ष प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ थी। इस प्रतिभा वाला कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता था। इसके अलावा वांग टेन ने ढहती दुनिया को देखने के बाद ये ज्ञान प्राप्त किया। उनकी समझ की क्षमता अविश्वसनीय रूप से उच्च थी। वांग टेन की छवि उसके दिल में बहुत उभर आई। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में भी वह विस्मित था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आश्वस्त है। अंतरिक्ष प्रतिभा के साथ वह हमें सुरक्षित रखने में सक्षम होगा, भले ही छोटी दुनिया ढह जाए, एन लेन ने खुद से कहा। बॉस, मिस्टर वांग टेन असाधारण है। अन्य तीन मेचा आश्चर्य में हौंफने लगे। बहुत असाधारण, एन लेन ने कहा। वह वांग टेन की असली पहचान जानता था। वह एक ट्रिपल फील्ड ग्रैंड मास्टर था। ये काफी डरावना था। इसके अलावा उसके पास उच्च मार्शल आर्ट और दुर्लभ अंतरिक्ष प्रतिभा थी। क्या वह एक इंसान भी था? राउंड बॉल, जो जीवन ऊर्जा पत्थर में था, इतना अचंभित था कि लंबे समय तक उसकी आवाज बंद हो गई। उसने सोचा था कि वांग टेन की अंतरिक्ष प्रतिभा शक्तिशाली थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उसे कम करके आंका था। अंतरिक्ष शक्ति उसके चारों ओर प्रकाश के कोकून में बदल गई थी। ये भयावह था। इसका मतलब ये था कि अंतरिक्ष पतन का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेन को नहीं पता था कि दूसरे क्या सोच रहे थे। वह अपने ही परिवर्तन में डूबा हुआ था। उसके शरीर में अधिक से अधिक अंतरिक्ष शक्ति प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसकी कोशिकाओं में इस तरह परिवर्तन हो रहा था कि वे अंतरिक्ष से अधिक जुड़ती जा रही थीं। इसी समय उनके दिमाग में अंतरिक्ष का टुकड़ा फैल गया। ये 10,000 से 20,000 वर्ग मीटर तक बढ़ गया और अभी भी मजबूत बना हुआ था। काओ जियाओ को अंतरिक्ष के टुकड़े में वापस फेंक दिया गया। वह भूल गई कि वह कहाँ थी और आश्चर्य से हिलती हुई जमीन को देखती रही। फिर जमीन बिना रुके दूर तक फैलने लगी। क्या हो रहा है? काओ जियाओ ने अनजाने में अपनी लार निगल ली। उसे वांग टेन और भी रहस्यमय लगने लगा। उसे लगने लगा कि वह अब उसे समझ नहीं सकती। वह धुंध के गोले में लिपटा हुआ था। काओ परिवार को उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए था। काओ जियाओ ने कड़वी मुस्कान दी। समय बीतता गया। उनके आसपास का स्थान ढह गया और बीच में स्थित ज्वालामुखी को निगल गया।
एन लैन ने अपने नीचे विघटित ज्वालामुखी को देखा। वह चकित था, उसके दिल में डर भर गया। अचानक वांग टेन के चारों ओर प्रकाश कोकून से अंतरिक्ष में हल्की हलचलें फैलने लगीं। उन्होंने सभी के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया। उनके आसपास की उन्मत्त अंतरिक्ष शक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। वे सभी नुकसान से सुरक्षित हो गए। एन लैन और अन्य लोगों को लगा कि उनका डर गायब हो गया है। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और एक दूसरे को देखा। वे अभी भी उन खौफनाक चीजों को महसूस कर सकते थे। फिर भी उन्हें आखिरकार यकीन हो गया कि वांग टेन के पास उनकी रक्षा करने की क्षमता है। इसलिए वे वांग टेन के चारों ओर पैर मोड़कर बैठ गए और बीच में स्थित प्रकाश कोकून की रक्षा करने लगे। एन लैन अब वांग टेन को अपना नियोक्ता नहीं मानता था। इस बार वही ईमानदारी से उससे दोस्ती करना चाहता था। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में उससे मित्रता करो। वांग टेन इसके लायक था। काफी समय बाद रोशनी का कोकून धीरे धीरे धुंधला होने लगा। वांग टेन का आकार धीरे धीरे सभी की आंखों में दिखाई देने लगा। वह जाग गया है। एन लैन और अन्य लोगों ने खुशी से उसकी ओर देखा। वांग टेन ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सा रून चमक उठा। यह अंतरिक्ष शक्ति का प्रदर्शन था। उसके होठों का किनारा अनियंत्रित रूप से ऊपर उठ गया। बहुत बड़ा लाभ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर इस बार वांग टेन को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताया जाए तो वह ये कि यह सोल ऑफ थाउजेंड बीस्ट्स फ्लेम या फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड की विरासत नहीं थी। इसके बजाय यह उसकी अंतरिक्ष प्रतिभा में वृद्धि और उसके अंतरिक्ष खंड का विस्तार था। बेशक सोल ऑफ थाउजेंड बीस्ट्स फ्लेम और विरासत अद्भुत थे, लेकिन तुलना में अंतिम दो वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण थीं। अंतरिक्ष भौतिकी 15,250/3 लाख तीसरा रैंक। अंतरिक्ष खंड 1,05,600/1 करोड़। वांग टेन की अंतरिक्ष काया में 2 रैंक की बढ़ोतरी हुई और वे पहले से तीसरे स्थान पर पहुंच गए। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। अंतरिक्ष काया के भी अलग अलग रैंक थे। तीसरी रैंक की अंतरिक्ष काया ने वांग टेन को अंतरिक्ष शक्ति को आसानी से नियंत्रित करने की अनुमति दी। उसके पास ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा के समान ही समझ और समझ थी। यदि वांग टेन ने अधिक सामान्यतः प्रयुक्त अंतरिक्ष युद्ध तकनीक सीख ली तो वह अपनी वर्तमान शक्ति से एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा का प्रतिरोध कर सकता था और उसे मार भी सकता था। अंतरिक्ष युद्ध की एकमात्र तकनीक जो उसके पास थी वह थी स्पेस टॉर्नेडो। हालांकि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा और बल की आवश्यकता होती थी। अगर वह इसे अंजाम देता तो ये स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं के लिए खतरा बन सकता था। साथ ही उसका शरीर भारी दबाव झेलेगा। वह आसानी से नुकसान में होगा, इसलिए वांग टेन इस कौशल का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि आवश्यक न हो। आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष प्रतिभा में वृद्धि ने अंततः उन्हें ब्रह्मांड में दृढ़ता से खड़े रहने की क्षमता प्रदान की। यदि काओ होंटू अब बाहर चला गया तो वह उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वांग टेन को उनसे आमने सामने लड़ने का आत्मविश्वास था। अंतरिक्ष खंड का आकार बढ़कर 105,000 वर्ग मीटर से भी अधिक हो गया था। यह पहले से कई गुना बड़ा था। हालांकि यह फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड की तुलना में कुछ भी नहीं था, लेकिन यह उसके लिए काफी बड़ा था। वह इसके अंदर कई चीजें रख सकता था, जिसमें एक ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान भी शामिल था। इसके अलावा वांग टेन का नक्षत्र अग्नि बल 7वें स्तर के आकाशीय चरण तक पहुंच गया था। तारामंडल अग्नि बल 3,500/70,000 आकाशीय चरण 7वां स्तर। फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले उसका नक्षत्र अग्नि बल 9वें स्तर के ग्रहीय चरण पर था। अब ये 7वें स्तर के आकाशीय चरण में पहुंच गया था। ये वृद्धि अकल्पनीय थी। अगर वह उन्हें बताता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। काओ होंटू को लगा कि वह अभी भी एक गृह स्तरीय मार्शल योद्धा है। उसे अपनी अविश्वसनीय उपलब्धियों का पता नहीं था। वांग टेन ने उनकी सभी उम्मीदों को पार कर लिया था। अंतरिक्ष प्रतिभा के साथ 7वें स्तर की दिव्य अवस्था की क्षमता 5वें स्तर के ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त थी। अगर वह और अधिक मेहनत करता तो वह उच्च स्तरीय ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा को भी मार सकता था। जहां तक रिक्त विशेषताओं का प्रश्न है, रिक्त विशेषता 8,86,500। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। उसके पास 8,80,000 से ज्यादा खाली विशेषताएं थीं। खाली विशेषताएं सही समय पर आईं क्योंकि उसे कुछ अंतरिक्ष तकनीकें सीखने की जरूरत थी। उसने खुद को शांत किया और फिर एन लैन की ओर देखने लगा। चलो चलें, हमें अब निकल जाना चाहिए। वे घबरा रहे होंगे।
हा हा हा, काओ होंटू को शायद लगता है कि तुम मर चुकी हो। एन लैन ने हंसते हुए कहा। तुम सब बहुत तेजी से भागे। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशंस संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। अग्नितुंड वृक्ष के नीचे चमकती रोशनी के बीच कुछ आकृतियां वृक्ष के छेद से बाहर निकली। वे बाहर हैं, क्यू त्यानचेंग ने जल्दी से कहा। वह बहुत खुश था। वह जानता था कि इस परीक्षण में भाग लेने वाले लोग विशेष थे। अगर वे फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में मर गए तो यह अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए वह उन्हें सुरक्षित वापस लौटते देखकर खुश था। चैम्बर के प्रमुख ने भी उन्हें देखा। दर्शकों को एहसास हुआ कि काओ होंटू और उनकी टीम वापस आ गई है, लेकिन वांग टेंग का समूह कहीं नजर नहीं आया। क्या तुम सभी बाहर आए हो? चैम्बर के प्रमुख ने पूछा। जूनियर भाई वांग टेंग अभी भी फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में है। काओ होंटू ने अपना सिर हिलाया और बहुत दुख प्रकट किया। वह फिर से दूसरों के सामने नाटक कर रहा था, एक अच्छा वरिष्ठ भाई होने का दिखावा कर रहा था। जब सिंक्लेमोन ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसके मन में घृणा की भावना उत्पन्न हुई। साथी, नकली। वह इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सका। काओ वू ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। वह अभी भी काओ जियाओ जियाओ को छोड़ने के अपराध बोध में डूबा हुआ था। उसके अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे क्योंकि उनमें से हर एक के विचार और रुचियां अलग अलग थीं, लेकिन फिर भी वे खून के रिश्तेदार थे। वह एक हृदयहीन व्यक्ति नहीं था। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, चैम्बर के प्रमुख ने सुझाव दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके ऊपर जलता हुआ नदी का दर्पण धुंधला हो गया और धमाके के साथ फट गया। दर्पण में दिखाई देने वाली छवि भी गायब हो गई। सबके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड ढह गया है। फ्लेमिंग रिवर मिरर बेकार है और हम अब अंदर की स्थिति नहीं देख सकते। मुझे डर है कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है। क्यू त्यानचेन की पुतलियां सिकुड़ गई क्योंकि वह एक निराशाजनक स्वर में बोल रहा था। कक्ष का मुखिया एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था। वह कई परिस्थितियों से गुजर चुका था, इसलिए उसका संयम अच्छी तरह से प्रशिक्षित था। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और सहमति में सिर हिलाया। सभी ने धीमी आवाज में चर्चा शुरू कर दी, लेकिन चून की मुखिया ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए वे अपनी जगह पर ही प्रतीक्षा करते रहे। आखिरकार अंतिम क्षण तक किसी को भी परिणाम का पता नहीं था। कैसा है? वाल्टेरू ने ध्वनि संचरण के माध्यम से सिंक्लेमोन से पूछा। वह आदमी अंतिम विरासत के स्थान पर घुस गया। जब मैं वहां से निकला तो वह बाहर नहीं आया था, सिंक्लेमन ने सच्चाई से बताया। इसका मतलब है कि उसके पास अभी भी बाहर आने का मौका है। वाल्टेरू ने भौहें सिकोड़ी। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा की विरासत पाना आसान नहीं है। वह व्यक्ति सिर्फ एक ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा है जिसने अपनी क्षमता को ज्यादा आंका है। शायद उसके पास इस छोटी सी दुनिया को छोड़ने का कोई मौका नहीं है। सिंक्लेमन ने नाक भान सिकोड़ी। जब वे बात कर रहे थे, पेड़ के छेद के भीतर की चमक गायब होने से पहले विकृत हो गई। फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड का प्रवेश द्वार गायब हो गया था। बहुत हंगामा हुआ। इस बार कोई उम्मीद नहीं थी। काओ होंटू और सिंक्लेमोन बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के होठों के कोने पर एक अगोचर मुस्कान देखी। ये सबसे अच्छा अंत था। क्या वह कमीना अंततः मर गया? वे वांग टेंग से बहुत नफरत करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि वह मर जाए। इसलिए जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे अपने दिल में निराशा और गुस्से को बाहर निकालने के लिए चीखना चाहते थे। लेकिन जब सिंक्लेमोन को वांग टेंग की दो दिव्य ज्वालाओं की याद आई तो उसे लगा कि उसका दिल टूट गया है। वे दिव्य ज्वालाएं थीं, और वे दो हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह अफसोस की बात थी कि वे चले गए। सिंक्लेमोन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल धड़क रहा हो, मानो उसने कुछ अरब डॉलर खो दिए हो। ये सब उस बच्चे की गलती थी। वह दिव्य ज्वालाओं को अपने पास लाने के बजाय मरना पसंद करेगा। दिव्य ज्वालाएं छोटी दुनिया के साथ गायब हो जाएंगी। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसे वापस नहीं ला पाएगा। काओ होंटू ने राहत की सांस ली। उन्होंने इस परीक्षण के लिए ज्यादातर मिशन पूरे नहीं किए थे। अगर वांग टेंग यहाँ होता तो वह हार सकता था। अच्छी बात यह थी कि फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में वांग टेंग की मृत्यु हो गई, जिससे वह डिफॉल्ट रूप से विजेता बन गया। हा। अगर परिस्थितियां उसे अनुमति देती तो वह हंसना चाहता था। वह अंतिम विजेता था। कोई भी उससे ये खिताब नहीं छीन सकता था। वांग टेंग एक ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा था। वह मौत की तलाश में था जब उसने उससे लड़ने का फैसला किया। चैम्बर के अन्य सदस्यों ने आह भरी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मुकदमा इस तरह खत्म होगा।
वह युवक जिसने स्वर्ग मंच के योद्धा को चुनौती देने का साहस किया, फिर भी अंत में हार गया। हालांकि चैम्बर के कई सदस्य वान टेन को नीची नजर से देखते थे क्योंकि उन्हें कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन वे उसके साहस की प्रशंसा करते थे। खैर, कम से कम वह एक बहादुर देहाती था। कक्ष का मुखिया हमेशा की तरह शांत भाव से खड़ा हो गया। कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहा था। शायद उसे इस ग्रह अवस्था के मार्शल योद्धा की भी परवाह नहीं थी। प्रमुख, काओ होंतु इस मुकदमे के विजेता हैं, है ना? काओ होंतु खड़े हुए और झुककर बोले। काओ होंतु की आंखों में एक तेज चमक उठी। उसके दिल में महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। बैरन की उपाधि उसकी थी। अंततः अब कोई भी उसे धमकी नहीं दे सकता था। वह जलती आंखों से चैम्बर के मुखिया की ओर देख रहा था, इस बुजुर्ग के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा था। इस नतीजे के लिए उसने कई सालों तक इंतजार किया था। उसके लिए हर एक सेकंड यातना थी। वह भले ही स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा हो, लेकिन उसे अपने दिल में मची हलचल को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी। वह चाहता था कि वह उस बुजुर्ग का मुंह खोलकर उसे बोलने के लिए मजबूर कर सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुर्भाग्यवश उसमें हिम्मत नहीं थी। चून की परिणाम आ चुका है। आखिरकार बुजुर्ग की शांत आवाज गूंजी। अचानक वह रुक गया और पेड़ के छेद को घूरने लगा। पेड़ का छेद चमक रहा था। छेद में जगह विकृत होने लगी और गायब हुआ दरवाजा फिर से दिखाई देने लगा। काओ होंतु और सिनिक्लामोन अचंभित थे। वे अविश्वास से भर गए। ये कैसे संभव था? उनके दिलों में हैरानी छा गई। वे सच को स्वीकार नहीं कर सके और अंतरिक्ष के दरवाजे की ओर ध्यान से देखने लगे। उनकी निगाहें भयावह थीं। एक सेकंड पहले की शांति और दिखावा गायब हो गया था। उनमें से कोई भी वान टेन की आकृति देखना नहीं चाहता था। हालांकि इस स्तर पर उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। कुछ आकृतियां प्रकाश से बाहर निकली। आगे चल रहे व्यक्ति ने युद्ध की वर्दी पहन रखी थी। वह सीधा खड़ा था और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह वान टेन था। मेचा मार्शल योद्धा उसके रक्षकों की तरह उसके पीछे पीछे चल रहे थे। काओ होंतु और सिनिक्लेमोन के हाव भाव बदसूरत हो गए। वे लगभग पागल हो गए। वे खुशी से उछल पड़े जब उन्हें लगा कि फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में वान टेन की मौत हो गई है। फिर भी वह अब उनके सामने खड़ा था। यह उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। क्यों? वह मरा क्यों नहीं है? काओ होंतु की आंखें लाल हो गई थीं। वह लगभग नियंत्रण से बाहर हो गया था। बैरन की उपाधि उसके हाथों में पड़ते ही उड़ गई। उसका खिताब चला गया। कुछ देर की स्तब्धता के बाद चैम्बर के सदस्य अवाक रह गए। कुछ लोग काओ होंतु और वान टेन के बीच बारी बारी से देखते हुए खुशी मनाने लगे। यह एक असाधारण दिलचस्प दृश्य था। अरे, सब लोग यहाँ हैं। वान टेन दरवाजे से बाहर निकला और चारों ओर देखने के बाद सभी का अभिवादन किया। एट नोबल एट। फिर वह रुका और काओ होंतु पर ध्यान केंद्रित किया। वह हंसा। वरिष्ठ भाई काओ, सर सिनक्लेमोन, आप सभी बहुत तेजी से भागे। आप लोग विरासत स्थान से बाहर आने से पहले ही गायब हो गए। मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया है। काओ होंतु, सिनिक्लेमोन, तू काओमिन काओ। काओ होंतु और सिनक्लामोन क्रोधित हो गए। उनका इससे क्या मतलब था? उसने उन्हें कायरों की तरह पेश किया जो मौत से डरते हैं। वह उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा था। बाकी लोगों ने पहले तो ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वे भी फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे जब वह ढह रहा था। ये समझ में आता है कि काओ होंतु और उनकी टीम पहले बाहर आ गई। इसके अलावा वे विश्व के ढहने से ठीक पहले इससे बाहर निकल गए। हालांकि वान टेन की बातें सुनने के बाद हर कोई अलग तरह से सोचने लगा। ये दोनों स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा ग्रह मंच के मार्शल योद्धा जितने शांत नहीं थे। वे भाग गए जबकि वान टेन लगभग आखिरी सेकंड में बाहर आया। इस तुलना से उनके बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। काओ होंतु और सिनक्लामोन के चेहरे काले पड़ गए जब उन्होंने देखा कि सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी हैं। वान टेन ने मुस्कुराते हुए उनकी बात अनसुनी कर दी। वह चैम्बर के प्रमुख की ओर देखने के लिए मुड़ा और झुक गया। प्रमुख, मैंने तीनों मिशन पूरे कर लिए हैं। तीनों मिशन। हर कोई दंग रह गया। रुको, उसने कहा कि वह विरासत स्थान में प्रवेश कर गया है ना? ये सही है, उसने यही कहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। 3 मिशन पूरे करने का मतलब है कि उसे विरासत मिल गई है। वहां हंगामा मच गया। वान टेन की बातों से हर कोई हैरान था। पिछली विरासत कई सालों तक अछूती रही, फिर भी वान टेन उसे पाने में कामयाब हो गया।
क्या वह सच कह रहा था? कुछ लोगों ने काओ होंटू और सिनिक्लामोन के हाव भाव देखे और उनके उत्तर भी मिले। क्यू त्यानचेंग अचंभित रह गया। वह अविश्वास से वांग टेन को देखता रहा। क्या इस युवक को अपने पूर्वज से अंतिम विरासत मिली थी? उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन असफल रहे। उनसे पहले भी कई प्रतिभाएं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहीं। वह कैसे सफल हुए? चैम्बर का मुखिया भी दंग रह गया। उसने पुष्टि की, ओह, क्या तुम्हें सच में समझ में आया? वांग टेन मुस्कुराया। उसके माथे पर आग की आकृति उभर आई। यह अग्नि पैटर्न तब बना जब उसने विरासत क्रिस्टल को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। आमतौर पर पीछे छोड़ी गई विरासतों का अपना निशान होता है। ये पहचान का प्रतीक था। वास्तव में ये ज्वलंत नदी की विरासत का प्रतीक है। मुखिया ने सिर हिलाया। क्यू त्यानचेंग ने तुरंत निशान को पहचान लिया। उसके दिल में बची हुई थोड़ी सी उम्मीद भी खत्म हो गई। वांग टेन को विरासत मिल गई। यह एक निर्विवाद सत्य था। सिंक्लेमन का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया था। उसे न तो दिव्य ज्वालाएं मिली और न ही विरासत। अपार निराशा और हताशा उसे खाए जा रही थी। वांग टेन के माथे पर लगा यह निशान नकली नहीं हो सकता था। इसलिए किसी ने भी उनसे कोई सवाल नहीं किया। वांग टेन को विरासत प्राप्त हुई, इसलिए संभवतः वही अंतिम विजेता था, जब तक कि काओ होंटू अन्य 2 मिशन पूरे नहीं कर लेता। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह वांग टेन से लड़ सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि काओ होंटू आश्वस्त नहीं था। उसकी भौहें एक तंग शिकन में बंद थीं। वांग टेन मुस्कुराया। वह इसे इस तरह खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पलक झपकाए और अपने स्पेस रिंग से ज्वलंत नदी के क्रिस्टल और फायर ब्लैक टोड को बाहर निकाल लिया। धमाका। एक धीमी सी आवाज के साथ जमीन पर आग जैसे काले टोड की लाशों और जलते हुए लाल क्रिस्टलों का ढेर दिखाई दिया। वे भीड़ के पास 2 छोटी पहाड़ियों की तरह ढेर हो गए। हर कोई हैरान था। ये वो जलते हुए नदी के क्रिस्टल हैं जिन्हें मैंने खोदा था और वो अग्नि काले टोड हैं जिन्हें मैंने मारा था। 50,000 किलोग्राम से ज्यादा जलते हुए नदी के क्रिस्टल और 2,000 से ज्यादा अग्नि काले टोड हैं, वांग टेन ने शांति से कहा। मौन। अच्छा है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर चारों ओर चीख पुकार मच गई। भीड़ स्तब्ध रह गई। 50,000 किलोग्राम ज्वलंत नदी क्रिस्टल, 2,000 अग्नि में काले टोड। सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से अधिकांश मध्यम स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवर थे। वांग टेन ने ये कैसे किया? किसी ने ये कहने का साहस नहीं किया कि यदि वे फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में प्रवेश करें तो उन्हें वही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान रहे, फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में संसाधन पिछले कुछ सालों में बहुत कम हो गए थे, खासतौर पर फ्लेमिंग रिवर क्रिस्टल। हालांकि उनमें से ज्यादातर को खोदकर निकाल लिया गया था, फिर भी वह 50,000 किलोग्राम क्रिस्टल ढूंढने में कामयाब रहा। यह अविश्वसनीय था। क्यू त्यानचेन को ज्वलंत नदी क्रिस्टल की स्थिति सबसे अच्छी तरह समझ में आई। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसने सोचा कि क्या वांग टेन ने छोटी दुनिया में प्रवेश करने से पहले कई ज्वलंत नदी क्रिस्टल खरीदे थे और उन्हें अपनी गिनती में जोड़ने के लिए बाहर निकाला था। लेकिन ध्यान से सोचने के बाद यह असंभव था। फ्लेमिंग रिवर क्रिस्टल फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड का विशेष उत्पाद थे। उन्हें बाहर ढूंढना मुश्किल था, इसलिए वह 50,000 किलोग्राम क्रिस्टल इकट्ठा नहीं कर पाएगा। इस प्रकार यह अत्यधिक संभावना थी कि वांग टेन ने इन्हें फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड से उत्खनन करके निकाला था। क्या वह एक तिल था? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्यू त्यानचेन ने अपने दिल में शिकायत करना शुरू कर दिया। अगर वांग टेन को पता चल जाए कि वह क्या सोच रहा है तो वह उसके चेहरे पर थूक सकता है। भाड़ में जाए मोल। क्या अधिक ज्वलंत नदी क्रिस्टल एकत्र करना गलत था? सौभाग्य से वह क्यू त्यानचेन के मन की बात नहीं पढ़ सका। वांग टेन ने काओ होंटू की ओर रुख किया और उसे ईमानदारी से याद दिलाया, वरिष्ठ भाई काओ, आप क्या सोचते हैं? आप अपना पैसा क्यों नहीं निकालते ताकि हम गिन सकें? काओ होंटू का चेहरा हरा हो गया। कितना दुष्ट आदमी है। वह जीत गया, फिर भी वह उसके अहंकार को कुचलना चाहता था। ये स्पष्ट था कि वह उसे शर्मिंदा करना चाहता था। कोई जरूरत नहीं, मैं हार मानता हूँ। काओ होंटू के पास अपनी हताशा को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे याद आया कि जब वह फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में दाखिल हुआ था तो उसे कितना गर्व और आत्मविश्वास था। उसे बहुत बुरा लगा। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एट नोबल बन एट उसने खो दिया है। वह पूरी तरह से हार गया। काओ होंटू शर्मिंदा होकर लगभग बेहोश हो गया। वह जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहता था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि काओ होंटू इतनी जल्दी हार मान लेंगे।
वे हैरान थे, आखिरकार इससे ये प्रभावित होगा कि बैरन की उपाधि किसे मिलेगी। काओ हुंटू कई दशकों से इस उपाधि के लिए कड़ी मेहनत और योजना बना रहे थे। क्या वह अब हार मानने को तैयार होंगे? काओ हुंटू की अनिच्छा को कोई नहीं समझ सकता था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। परिणाम अंतिम था, उसके पास स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं था। वरिष्ठ भाई, आपने हार क्यों मान ली? हमने अभी तक अपनी लूट की तुलना नहीं की है, वांग टेंग ने हैरान स्वर में पूछा। सब लोग। इस बार काओ हुंटू भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। वह गुस्से से जलते हुए वांग टेंग को घूरने लगा। उसने दिखावा करना छोड़ दिया था। सबको अब समझ आ गया था कि वांग टेंग कितना दुष्ट था। उसने बखूबी दिखाया कि कैसे किसी को सार्वजनिक रूप से मुंह पर थप्पड़ मारा जाता है। वांग टेंग, हद से आगे मत बढ़ो, काओ हुंटू ने चिल्लाकर कहा। क्या मैंने ऐसा किया? मुझे लगता है कि अगर आप तुलना करने से पहले हार मान लेते हैं तो ये दुखद है। अगर आप पहले 2 मिशनों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो क्या होगा? आखिरकार आपकी टीम में 2 स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा थे। अगर आप प्रयास करते हैं तो आप जीत सकते हैं, वांग टेंग ने कहा। काओ हुंटू स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका चेहरा हरा हो गया, उसकी निगाहें तेज हो गईं। आखिरकार सभी को एहसास हुआ कि सिनिक्लेमोन भी काओ हुंटू के साथ फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब था कि वांग टेंग ने 2 स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं के खिलाफ जीत हासिल की। क्या वह बहुत शक्तिशाली था या काओ हुंटू और सिनक्लामोन बहुत कमजोर थे? सभी लोग सिनक्लामोन और काओ हुंटू को अजीब नजरों से देख रहे थे। ये बहुत ज्यादा है। सिनक्लेमन का चेहरा उन नजरों को देखकर घिनौना हो गया। वह इतना गुस्से में था कि उसका शरीर कांपने लगा। हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। तस्क, ये वांग टेंग कोई कमजोर नहीं है। काओ हुंटू और सिनक्लेमोन शायद गुस्से से मर जाएंगे। जो कोई अकेले खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने का साहस करता है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह थोड़ा दुष्ट है। इस चरित्र के कारण हमारे कुछ ही जूनियर उसकी बराबरी कर सकते हैं। हे, ये सच है। ये युवा साथी वाकई दिलचस्प है। जब वह एक सरदार बन जाएगा तो हम अपने युवाओं को एकजुट होने का मौका दे सकेंगे। नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर के सदस्यों ने आपस में बात की। आखिरकार वे प्रभावित नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपनी आवाज कम कर रखी थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग शक्तिशाली मार्शल योद्धा थे। वे सारी बातचीत सुन सकते थे। एट नोबल बन एट। यही कारण था कि सिनक्लामोन और काओ हुंटू के चेहरे उदास हो गए। हालांकि वे असहाय और उदास थे। खास तौर पर इन कुलीन परिवारों ने वांग टेंग को दूसरे नजरिए से देखा और उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी को उनसे बातचीत करने से नहीं रोका। शायद उनके लिए बैरन की उपाधि ही उनके साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त योग्यता थी। बेशक वे वांग टेंग के प्रति आशावादी थे। आखिरकार वह युवा था और उसने स्वर्ग स्तर के योद्धा से भिड़ने का साहस किया था। यह ऐसा काम नहीं था जो कोई भी कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है। परिषद के प्रमुख ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह मुकदमे का अंत है। वांग टेंग जीत गया है। धन्यवाद महोदय, चूंकि परिषद के प्रमुख ने बोल दिया था, इसलिए वांग टेंग ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और काओ हुंटू और सिनक्लामोन को और अधिक उत्तेजित नहीं किया। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यह आपके अपने प्रयासों का परिणाम है, परिषद के प्रमुख ने शांति से कहा। यह खत्म हो गया है। सभी लोग मेरे पीछे ग्रेट कियान ग्रह पर वापस आए। हाँ, भीड़ ने जवाब दिया। वांग टेंग ने परिषद प्रमुख को प्रणाम किया। फिर उसने अग्नि में काले टोड और ज्वलंत नदी क्रिस्टल को दूर रखा। ये उसकी यात्रा की फसलें थीं और लिटिल व्हाइट और धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के लिए बहुत फायदेमंद थीं। उन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता था। मिस्टर क्यू, हमारा काम खत्म हो गया है। हम जल्द ही निकलेंगे, परिषद के प्रमुख ने क्यू तियानचेन से कहा। समझ गया, मैं काउंसिल हेड और सभी को भेज दूंगा। क्यू तियानचेन ने सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी को क्यूई परिवार के निवास के बाहर भेजा और उन्हें ऋण ऊर्जा से उड़ने वाली कारों पर चढ़ते हुए देखा, जो घाट पर खड़ी थी। वांग टेंग भी सबके पीछे पीछे उड़ती कार में सवार हो गया। क्यूई तियानचेन ने वांग टेंग की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। अंत में यह एक आह में बदल गया। उसने विरासत प्राप्त कर ली थी और इसका क्यूई परिवार से कोई लेना देना नहीं था। वांग टेंग और अन्य लोग निवास से निकलकर सीधे डॉक पर चले गए।
फिर वे अंतरिक्ष यान में सवार होकर ग्रेट कियान ग्रह की ओर वापस चले गए। सब कुछ वैसा ही था जैसा उनके आने पर था, कोई गड़बड़ी नहीं थी। हालांकि हर कोई जानता था कि जब वे महान कियान ग्रह पर लौटेंगे तो साम्राज्य के ऊपरी हलकों में हंगामा मच जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। साम्राज्य में कई वर्षों से कोई नया सरदार नहीं आया है। हालांकि बैरन की उपाधि एक पुराने रईस द्वारा छोड़ी गई विरासत थी, लेकिन यह एक नए व्यक्ति को मिलने जा रही थी। वह किसी भी परिवार का वंशज नहीं था और साम्राज्य का एक प्रसिद्ध और स्थापित मार्शल योद्धा भी था। उत्तराधिकारी तो किसी अविकसित ग्रह से आया हुआ व्यक्ति था, और वह एक ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा था। अगर यह अतीत की बात होती तो उनके लिए यह खिताब हासिल करना असंभव होता। फिर भी वान टेंग ऐसा करने में कामयाब रहे। उन्होंने स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा काओ होंटू को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से हराया और खिताब हासिल किया। कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता था। यही कारण था कि एक बार जब परिणाम महान कियान ग्रह पर फैल गया तो यह निश्चित रूप से सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। जिस दिन वान टेन को बैरन की उपाधि विरासत में मिली वह एक अत्यंत दुर्लभ घटना होगी। इस समय अंतरिक्ष यान पर पाका परिवार से सिनिक्लेमोन और वाल्टेरू तथा काओ होंटू एक विशाल और शानदार कमरे में एकत्रित हुए थे। सिनक्लेमोन फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में हुई मुठभेड़ों के बारे में बात कर रहे थे। क्या दो दिव्य ज्वालाएं! वाल्टेरू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। अगर सिनिक्लेमोन और काओ होंटू ने बार बार आश्वासन नहीं दिया होता तो वह इस पर यकीन नहीं करता। ये वाकई अविश्वसनीय था। दिव्य ज्योति तो पहले से ही दुर्लभ थी। वान टेन के पास वास्तव में दो थीं, और उनमें से एक की खोज फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में भी की गई थी। वल्टेरू सिनक्लेमोन का गला घोंटना चाहता था। वह बहुत बेकार था। दो स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा एक ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। उसे उनकी क्या जरूरत थी? एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम दोनों बेकार हो। वाल्टेरू की आंखें लाल थीं और वह उन्हें डांट रहा था। काओ होंटू और सिनिक्लेमोन के चेहरे पर बहुत ही खराब भाव थे। हालांकि वे वल्टेरू का खंडन करने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि पाकर्स में उसकी स्थिति विशेष थी। वह परिवार के मुखिया का उत्तराधिकारी था और उसके पास ब्रह्मांड के मंच तक पहुंचने की क्षमता थी। उस बदमाश के पास वास्तव में दो दिव्य ज्वालाएं हैं। हमें बड़ों को बताना चाहिए और उन्हें आगे आने देना चाहिए। वाल्टेरू ने कुछ गहरी सांसें ली और खुद को शांत किया। हालांकि हमें इंतजार करना होगा। आखिरकार उसे अभी अभी उपाधि विरासत में मिली है। अगर हम बहुत जल्दी काम करते हैं तो निस्संदेह साम्राज्य के प्रति अवमानना होगी। सिनिक्लेमोन और काओ होंटू को भी पता था कि आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है और उन्होंने सिर हिला दिया। कमरे का माहौल निराशाजनक हो गया। एक और बात है, सिनक्लेमोन ने कहा। मुझे एक बार में सब कुछ बताओ, वाल्टेरू ने ठंडे स्वर में कहा। उस कमीने के पास अंतरिक्ष प्रतिभा है। अंतरिक्ष प्रतिभा? वाल्टेरू पुनः अचंभित रह गया। ये कैसे संभव है कि उसके पास अंतरिक्ष प्रतिभा है? काओ होंटू भी चौंक गया। अविश्वास में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। अन्यथा क्या आपको लगता है कि वह मेरे हाथों में बच सकता है? सिनक्लेमन ने कहा। वाल्टेरू और काओ होंटू को इस पर विश्वास करना कठिन लगा, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि सिनक्लेमोन की बात सही थी। एक ग्रह स्तर का मार्शल योद्धा जो स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा को बार बार अपने सामने झुका सकता था, वह वास्तव में असामान्य था। अगर उसके पास तुरुप का पत्ता न होता तो वह ऐसा नहीं कर पाता। हमें उस बदमाश से छुटकारा पाना होगा। उसका खतरा उस समय के नांगोंग यू से कहीं ज्यादा है। समय आने पर वह निश्चित रूप से हमारे लिए खतरा बनेगा, वाल्टेरू ने ठंडे स्वर में कहा। दूसरी तरफ वान टेंग अपने कमरे में अपनी लूट का माल गिन रहा था। उसे नहीं पता था कि काओ होंटू और दूसरे लोग क्या कर रहे थे, लेकिन वह अंदाजा लगा सकता था कि जो कुछ हुआ था उसके बाद वे उसे निशाना बनाने के तरीके सोच रहे होंगे। वह मूल रूप से फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में काओ होंटू और सिनिक्लेमोन को मारने का अवसर खोजना चाहता था। हालांकि फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड के मालिक और विशेषता बुलबुले की विरासत थी। उसके पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं था, इसलिए इस बार उन्हें छोड़ देना पड़ा। वे पहले से ही एक दूसरे के गले पर थे और उनके लिए उनके बीच तनाव को कम करना असंभव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें उसकी प्रतिभा के बारे में पता था या नहीं। इसके अलावा अगर उसने सिनक्लेमोन को मार दिया तो पाका उसे भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब एक ही बात थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह खुद को सुधारे।
अब उसकी अंतरिक्ष प्रतिभा स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं को धमका सकती थी। वह खुद की रक्षा कर सकता था और महान कियान साम्राज्य में पैर जमा सकता था। उसे उनके निशाने पर आने की चिंता नहीं थी। अगर उसे विकसित होने का समय दिया जाता तो वह पाकर परिवार से नहीं डरता। अगर कोई उसे अपमानित करने की हिम्मत करता तो वह उन सभी से छुटकारा पा लेता। ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान में कमरे में वांग टेंग ने उस अंगूठी को छेड़ा जिसकी सतह पर जटिल आग के पैटर्न थे। उसने उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पूछा, क्या ये फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड के मालिक द्वारा छोड़ा गया स्पेस रिंग है? मुझे ऐसा लगता है यह विरासत पत्थर में समाया हुआ था और आपके द्वारा विरासत पत्थर को अवशोषित करने के बाद ही प्रकट हुआ। राउंड बॉल ने सिर हिलाया और जीवन ऊर्जा पत्थर से बाहर आने के बाद अपनी ठुड्डी को छुआ। चलो देखते हैं अंदर क्या है। वांग टेंग ने आंखों में चमक के साथ अपनी आत्मा को अंतरिक्ष वलय में भेजा। राउंड बॉल धैर्यपूर्वक एक तरफ खड़ा होकर बिना हिले डुले वांग टेंग को घूर रहा था। कुछ देर बाद वांग टेंग की आत्मा अंतरिक्ष वलय से बाहर आए। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। कैसा है? राउंड बॉल ने जल्दी से पूछा। वांग टेंग ने कहा, वहां बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। फक, मुझे पता है कि वहां बहुत सी अच्छी चीजें हैं। यह एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा द्वारा छोड़ा गया स्पेस रिंग है। जल्दी बताओ वहां कौन कौन सी चीजें हैं? राउंड बॉल ने जवाब दिया। जब वह नांगोंग यू का पीछा करता था तो उसे ज्यादातर ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं से ही सामना करना पड़ता था। उसने पहले कभी ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा के खजाने नहीं देखे थे। हालांकि एक पिछड़े ग्रह से आए वांग टेंग का पीछा करने के बाद यह एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की स्थानिक अनुभूति को देखने में कामयाब रहा। वांग टेंग का पीछा करते हुए उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए यह अकल्पनीय था। ये जिज्ञासा से भरा हुआ था। यह एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा की विरासत थी। अगर इसे बाहर छोड़ दिया जाता तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा हंगामा और खून खराबा पैदा कर सकता था। वांग टेंग ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे खोला। अंदर एक लाल रंग का बैंक कार्ड था। उस पर फ्लेमिंग रिवर मार्शल वॉरियर का विशेष प्रतीक छपा हुआ था। यूनिवर्स बैंक का बैंक कार्ड। राउंड बॉल ने तुरंत कार्ड पहचान लिया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, और क्या यह एक विशेष बैंक कार्ड है? ये सही है। फ्लेमिंग रिवर मार्शल वॉरियर की इच्छा के आधार पर अंदर बहुत बड़ी संपत्ति है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। जल्दी से देखो कितना है। राउंड बॉल पागल हो रहा था। एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की जेबें निश्चित रूप से भरी हुई थीं। वह सटीक सामग्री जानने के लिए बेताब था। लॉग इन करो और खुद ही अकाउंट चेक करो। वांग टेंग ने शांति से कार्ड उसकी ओर फेंका। राउंड बॉल ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। ये बैंक कार्ड एक विशेष सामग्री से बना था। कॉस्मोस स्टेज मार्शल योद्धा इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन यह अभी भी घबराया हुआ था क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी रकम थी। यह कोई साधारण कार्ड नहीं था। बैंक कार्ड की जांच करने के लिए उसने तुरंत यूनिवर्स बैंक के वर्चुअल इंटरनेट पेज पर लॉगिन किया। प्रिय 5 स्टार ग्राहक, नमस्कार। आपके खाते में शेष राशि 2,88,900 है। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक महिला की आवाज सुनाई दी। यह कोई मृत रोबोट जैसी आवाज नहीं थी, बल्कि यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली महिला की आवाज थी जो सुखद और सुंदर थी। ये लोगों के दिलों को पिघला सकती थी। यूनिवर्स बैंक के केवल उच्च स्तरीय ग्राहक ही इस विशेषाधिकार का आनंद ले सकते थे। वे अपनी पसंद के अनुसार आवाज को अनुकूलित कर सकते थे। वांग टेंग ने नहीं सोचा था कि फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड का मालिक इस तरह का व्यक्ति होगा। क्या उसे युवा महिलाएं पसंद थीं? खांसी। मैं गलत चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। चलो वापस चलते हैं। वांग टेंग ने जब संख्याओं की श्रृंखला और उनके पीछे शून्यों की संख्या सुनी तो उसने अपना सिर घुमाया। वह हैरान रह गया। वह जानता था कि बैंक कार्ड में बड़ी रकम है क्योंकि फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड के मालिक ने उसे खास तौर पर एक बॉक्स में रखा था। फिर भी ये रकम उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। 28.89 ट्रिलियन। जी हाँ, 28.89 ट्रिलियन। वांग टेंग ने अपने पत्थर के अंदर मिले लाइटनिंग एसेंस कीट को लगभग 4 ट्रिलियन GQC में बेच दिया था जब वह रॉक जुआ खेल रहा था। उस समय उसे लगा कि यह एक बड़ी रकम है, लेकिन ये कार्ड पर मौजूद शेष राशि का 7वां हिस्सा भी नहीं था। इसके अलावा वह GQC में था। ये राशि यूनिवर्स कॉइन्स QC में थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यूसी क्या था? ब्रह्मांड के सिक्कों का इस्तेमाल सार्वभौमिक रूप से किया जाता था।
इसका मूल्य GQC से थोड़ा ही ज्यादा था क्योंकि ग्रेट कियान साम्राज्य पहले से ही एक उच्च स्तरीय सभ्यता थी। ब्रह्मांड में अन्य शक्तिशाली गुटों की तुलना में ये पिरामिड के शीर्ष पर था, इसलिए इसकी मुद्रा का मूल्य सार्वभौमिक मुद्रा के मूल्य के समान था। संक्षेप में, वांग टेंग रातों रात बेहद अमीर हो गया। राउंड बॉल ने गहरी सांस ली। उसे भावनाओं का उफान महसूस हुआ। यह एक बुद्धिमान जीव था, लेकिन इसने कभी इतना पैसा नहीं देखा था। एट नोबल एट नांगोंग परिवार की तिजोरी में कई खजाने थे, लेकिन इस ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा की संपत्ति उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती थी। वांग टेंग ने बैरन की उपाधि मिलने से पहले ही इतनी संपत्ति जमा कर ली थी। राउंड बॉल को लगा कि उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। वह वांग टेंग से तुलना नहीं कर सकता था, उसकी हिम्मत भी नहीं थी। यह एक 5 स्टार बैंक कार्ड है। आप इससे कई विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे अपने नाम से जोड़ सकते हैं। राउंड बॉल ने शांत होने के बाद वांग टेंग को याद दिलाया। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं, वांग टेंग ने कहा। राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं। उसे कभी भी अच्छी चीजों का हिस्सा नहीं मिला, फिर भी वह हमेशा कड़ी मेहनत करता रहा। वांग टेंग निश्चिंत था। बुद्धिमान जीवन रूप होने का यही फायदा था। ये किसी भी समस्या का समाधान कर सकता था। ये सुविधाजनक और भरोसेमंद था। बहुत जल्द राउंड बॉल की मदद से वांग टेंग ने अपना नाम बैंक कार्ड से जोड़ लिया और यूनिवर्स बैंक का 5 सितारा ग्राहक बन गया। अब वह अनेक विशेषाधिकारों वाला व्यक्ति था। यूनिवर्स बैंक के बैंक कार्ड को स्टार की संख्या के आधार पर अलग किया गया था, जो 1 से लेकर 9 स्टार तक था। स्टार की संख्या जितनी ज्यादा होगी, विशेषाधिकार उतने ही बेहतर होंगे। 5 सितारे पहले से ही एक उच्च स्तर था। केवल ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ही इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। नांगोंग यू द्वारा छोड़ा गया अनाम बैंक कार्ड अच्छा था, लेकिन ये केवल 3 सितारा कार्ड था। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, वांग टेंग ने कहा। ये कुछ भी नहीं है। रुको, क्या अंतरिक्ष वलय में कुछ अविश्वसनीय है? राउंड बॉल ने पूछा। तुम एक गंवार की तरह दिखते हो। वांग टेंग ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। राउंड बॉल ने कभी नहीं सोचा था कि वांग टेंग एक दिन उसे नीची नजर से देखेगा। वह बुरे मूड में था। अतीत में ये हमेशा वांग टेंग पर नजर रखता था। अब स्थिति बदल गई थी, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि जब से वांग टेंग ने बड़े मंच पर कदम रखा है, वह अकल्पनीय गति से आगे बढ़ रहा है। वह उसे उस तरह से नहीं देख सकता था जैसे वह पहले देखता था, अन्यथा उसे खुद को शर्मिंदा होना पड़ता। उसने अपनी पुतलियां घुमाई और एक शरारती भाव से कहा, चलो इसे बाहर निकालो। कृपया इस गंवार की इच्छा पूरी करो और मुझे अपने क्षितिज को व्यापक बनाने दो। वांग टेंग अवाक रह गया। उसने अजीब नजर से देखा। राउंड बॉल बेशर्म था और उसमें कोई अहंकार नहीं था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जब उसने इसे अपनी पीठ नीचे करते देखा तो उसे ताजगी महसूस हुई। यह आदमी शुरू में बहुत घमंडी था। शायद उसे लगा कि यह वांग टेंग के लिए सम्मान की बात है कि उसके जैसा बुद्धिमान जीवन रूप उसकी सेवा कर रहा है। इसलिए वांग टेंग ने एक ब्लेड निकाला। यह पूरी तरह से लाल था और इसकी सतह पर अनगिनत रून खुदे हुए थे। वे जटिल और रहस्यमय थे। उत्पत्ति की एक मोटी आभा फैल गई, जिससे हवा में शक्तिशाली कंपन जारी हो गए। एक ब्रह्मांड स्तरीय हथियार, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। ब्रह्मांड स्तर के हथियार असाधारण थे। उन पर उकेरे गए रून साधारण नहीं थे। वे मूल रून थे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बहुत करीब से जुड़े थे। सभी लोहार इन हथियारों को नहीं बना सकते थे। यहां तक कि वांग टेंग भी अपनी वर्तमान महारत के साथ ब्रह्मांड स्तर का हथियार बनाने में सक्षम नहीं होगा। यही कारण था कि राउंड बॉल चकित था। ब्रह्मांड स्तर के हथियार असाधारण रूप से महंगे थे, कुछ तो अनमोल भी थे। हर ब्रह्मांड स्तर का हथियार कीमती था। एक ब्रह्मांड स्तरीय हथियार 100 जीवन ग्रहों की कीमत से भी अधिक महंगा था। वांग टेंग को याद आया कि जब उन्होंने पृथ्वी छोड़ी थी तो उनके पास जीवन के लिए कोई ग्रह खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। अब उनके हाथ में एक भी चीज इतनी कीमती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह भावुक हो गया। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अंतरिक्ष रिंग में इस तरह के कई हथियार हैं। एक जैसे कई हथियार। हे भगवान, एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा से जैसी उम्मीद की जाती है। वह अमीर है, राउंड बॉल ने अविश्वास में चिल्लाया। वांग टेंग ने कुछ और हथियार निकाले। मुक्केबाजी के दस्ताने, तलवारें, ढालें थीं। 10 से ज्यादा हथियार थे और उनमें से सभी मूल की आभा दे रहे थे। वे सभी ब्रह्मांड स्तर के हथियार थे। फक फक फक।
राउंड बॉल ने लगातार 3 बार गाली दी। वह अवाक रह गया। ये ब्रह्मांड स्तरीय हथियार एक आकाशगंगा के बराबर मूल्य के थे। ये किस प्रकार की अवधारणा थी? एक आकाशगंगा में 10,000 से ज्यादा जीवन ग्रह थे। उनकी संयुक्त कीमत एक आश्चर्यजनक संख्या थी। हालांकि ये हथियार उनसे कहीं ज्यादा मूल्यवान थे, इस पर यकीन करना मुश्किल था। वांग टेन की नजर एक हथियार पर पड़ी जो चांदी सफेद रंग का लंबा भाला था, जिससे अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। इसमें बर्फ का तत्व था। ब्लेड अग्नि तत्व का था, लेकिन सभी हथियार एक जैसे नहीं थे। अन्य तत्व भी थे। ये स्पष्ट था कि फ्लेमिंग रिवर मार्शल वॉरियर ने इन सभी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ शायद उसकी युद्ध ट्रॉफियां थीं। एक प्रसिद्ध और अनुभवी ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा के रूप में ये काफी सामान्य था। बर्फ तत्व वाले हथियार दुर्लभ और महंगे थे। वांग टेन के पास बर्फ तत्व था, इसलिए वह इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि उसकी बर्फ की शक्ति ग्रहीय अवस्था तक आगे नहीं बढ़ी थी। ये थोड़ा पीछे रह गया था। उसने अपनी थोड़ी को छुआ। जब भी उसे मौका मिलेगा, उसे अपनी बर्फ शक्ति बढ़ानी होगी। बर्फ तत्व के अलावा वह अन्य तत्व हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता था। आखिरकार वह एक ऑलराउंडर था। अतीत में उसने जिन निम्न श्रेणी के हथियारों का इस्तेमाल किया था, उन्हें फेंक दिया जा सकता है। वैसे भी वह एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा था। अगर वह ब्रह्मांड स्तर के हथियारों का इस्तेमाल करता तो क्या दूसरे लोग लालच में आकर उसे उससे छीनने की कोशिश करते? अच्छी चीज, ये सब अच्छी चीज है। राउंड बॉल अभी भी विस्मय में था। उसने हथियारों को ऐसे सहलाया जैसे वे कीमती खजाने हों। ठीक है, चलो दूसरी चीजों पर नजर डालते हैं। वांग टेंग ने हथियार रख लिया। उसे डर था कि इससे इस अजीबोगरीब आदमी में उन्माद फैल जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राउंड बॉल ने बोलना जारी रखना चाहा, लेकिन उसे पता था कि उसकी हरकतें बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई हैं। उसने अजीब तरह से खांसी और अपनी लालसा भरी निगाहों को रोक लिया। वांग टेंग ने मन ही मन मुस्कुराकर एक और वस्तु निकाली। ये गहरे लाल रंग का युद्ध कवच था। इसकी सतह पर आग और बादलों के खूबसूरत पैटर्न थे और उनके चारों ओर कई रहस्यमय रून लिपटे हुए थे। इससे आग की उत्पत्ति की घनी आभा निकलती थी। दूर से देखने पर यह आग की एक गेंद की तरह लग रहा था जो बहुत तेजी से जल रही थी। यह ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच था। हॉन्फना। राउंड बॉल लड़खड़ा गया। एक ब्रह्मांड स्तरीय कवच। ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध कवच का एक पूरा सेट। यह डरावना था। राउंड बॉल ने कर्कश आवाज में कहा, फ्लेमिंग रिवर मार्शल वॉरियर ने अपना कवच भी पीछे छोड़ दिया। हाँ, यह एक आश्चर्य की बात थी। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने कवच का आकार देखा और कहा, हालांकि इस फ्लेमिंग रिवर मार्शल योद्धा को ध्यान आकर्षित करना पसंद है। हाँ, थोड़ा सा। राउंड बॉल ने उसे समझा और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कवच का नाप लिया। इस ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा की छवि मेरे दिल में ढह गई है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। और क्या है? राउंड बॉल ने पूछा। वांग टेंग ने अंतरिक्ष वलय से झांका और कुछ अन्य वस्तुएं उसके सामने प्रकट हुई। वे सभी जेड बक्सों में बंद थीं। शीर्ष पर रन उकेरे गए थे जो चमक रहे थे। उसने जेड बक्सों में से एक खोला। जैसे ही उसने एक दरार खोली, उसमें से हरी रोशनी निकली, साथ ही तेज खुशबू भी। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। साथ ही जीवन शक्ति की एक मोटी आभा भी थी। सिर्फ खुशबू से ही उनमें स्फूर्ति भर गई। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की कोशिकाओं को पोषण मिल गया हो और उनकी जीवन गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि हो गई हो। मांसपेशियों और हड्डियों में भी बदलाव महसूस हुआ। यह अद्भुत लगा। यहाँ हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नजर डालें। डिस्कवरी फीड। अनुशंसित सामग्री पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन टकराना। वांग टेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जेड बॉक्स को बंद कर दिया। उसने एक लंबी आह भरी और राउंड बॉल की ओर देखा। क्या मैंने गलत देखा? राउंड बॉल ने अपनी लार निगलते हुए पूछा। नहीं, ये वही चीज है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उन्हें इसकी एक झलक भी नहीं मिली, लेकिन अपने ज्ञान और उस प्रबल उत्साह को देखते हुए जो उन्होंने कुछ क्षण पहले महसूस किया था, उन्हें पता था कि वह सही थे। जीवन शक्ति ज़ैड किंगाजी। उन्होंने एक साथ डिब्बे में रखी जड़ी बूटी का नाम बोला। उनकी आवाज में आश्चर्य साफ झलक रहा था। राउंड बॉल ने अविश्वास में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा। जीवन शक्ति किंगजी एक अत्यंत दुर्लभ दिव्य जड़ी बूटी थी। इसमें बहुत अधिक मात्रा में जीवन शक्ति थी।
चाहे कोई ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा कितना भी गंभीर रूप से घायल क्यों न हो, वह इस जड़ी बूटी से तुरंत ठीक हो सकता था। ये ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए दूसरे जीवन की तरह था। बेशक अगर कोई व्यक्ति बुढ़ापे में स्वाभाविक रूप से मर जाता है, तो जीवन शक्ति किंगजी उसकी जान नहीं बचा पाएगी। शायद यही कारण है कि फ्लेमिंग रिवर मार्शल वॉरियर ने इसे पीछे छोड़ दिया। वांग टेंग बहुत खुश हुआ। उसने इसे संभाल कर रखा। मुझे आश्चर्य है कि अन्य जैद बक्सों में क्या है, राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। पहले जैद बॉक्स में एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी, दूसरे बॉक्स में भी असाधारण चीजें होनी चाहिए। उसने उन्हें खोला और उनके नाम पुकारने लगा जैसे कि वह उन वस्तुओं से परिचित हो। आध्यात्मिक मज्जा फल, क्रिम्सन लाइट प्लांट, एट नोबल बनेट एट। ये सभी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। ये शक्तिशाली आध्यात्मिक दानों के लिए मुख्य सामग्री है, वांग टेंग ने खुद से कहा। एक दान ग्रैंडमास्टर के रूप में वह जानता था कि ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कितनी कीमती थी। यदि ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देखेंगे तो वे ईर्ष्या करेंगे। उन्हें संभाल कर रखो, यह एक सार्थक यात्रा है। न केवल तुम्हें दिव्य ज्योति मिली, बल्कि तुम्हें फ्लेमिंग रिवर मार्शल वॉरियर की विरासत भी मिली। केवल इतना ही नहीं, आपके पास वह अंतरिक्ष वलय भी है जो उसने पीछे छोड़ा था। आमतौर पर ये अंतरिक्ष वलय उनके वंशजों को दिए जाते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो, राउंड बॉल ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी ईर्ष्या स्पष्ट थी। अभी अभी उसने बहुत सारे खजाने देखे और वे सभी एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के निजी संग्रह थे। कई स्वर्ग मंच और ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा उन्हें पाने के लिए लड़ेंगे। सभी ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा एक जैसे नहीं थे। फ्लेमिंग रिवर मार्शल योद्धा लंबे समय से अस्तित्व में था, इसलिए वह इतनी संपत्ति जमा कर सकता था। सामान्य ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा भाग्यशाली थे कि उनके पास इसका आधा हिस्सा था। संक्षेप में, वांग टेंग को जैकपॉट मिल गया था। ने कहा, एक और चीज है जो बहुत कीमती है। और भी कुछ है, सचमुच। राउंड बॉल को लगा कि उसका दिल कांप रहा है। वह थोड़ा सुन्न हो गया और उसने पूछा, क्या है? एक ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान, वांग टेंग ने उत्तर दिया। ये ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष वलय के अंदर था, लेकिन वह अब इसे बाहर नहीं निकाल सकता था। राउंड बॉल जोर से चिल्लाया, एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे पकड़ो, राउंड बॉल ने धूर्तता से कहा। इस फ्लेमिंग रिवर मार्शल योद्धा ने ये चीजें अपने वंशजों को देने के बजाय तुम्हें क्यों छोड़ दी? उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे लगा कि मार्शल योद्धा अवश्य ही चतुराईहीन होगा। वांग टेंग को अपने परिश्रम का पूरा फल मिला। यहाँ तक कि उसे थोड़ी ईर्ष्या और जलन भी महसूस हुई। हा, शायद वह अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अपने खजाने को गुप्त रखा। वांग टेंग ने अनुमान लगाया। कौन जानता है, क्यूई परिवार दयनीय है। उनके परिवार में वर्तमान में केवल एक ही स्वर्ग चरण मार्शल योद्धा है। उनकी शक्ति कम होती जा रही है। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। अगर फ्लेमिंग रिवर मार्शल योद्धा उन्हें अपने खजाने दे देता तो वे बेहतर स्थिति में होते। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है, वांग टेंग ने जवाब दिया। आप खुशी मनाते रह सकते हैं, राउंड बॉल ने अवाक होकर कहा। वांग टेंग ने कहा, इन वस्तुओं के अलावा अंतरिक्ष वलय में कई अयस्क और ताराकोर भी हैं। वे काफी मूल्यवान हैं। इस ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा ने बहुत सी चीजें पीछे छोड़ दी, राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। राउंड बॉल ने कहा, ये संसाधन आपके लिए ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे ठीक से योजना बनानी होगी। बैरन बनने के बाद मैं धरती पर वापस जाकर वहां का जायजा लूंगा। जब तक मैं वहां समस्या का समाधान नहीं कर लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा, वांग टेंग ने कहा। एट नोबल बनेट एट। हाँ, महान कियान साम्राज्य का बैरन बनने के बाद आप एक आकाशगंगा को अपने क्षेत्र के रूप में रख सकते हैं। जहां तक आकाशगंगा के संरक्षक की बात है, तो वह कोई समस्या नहीं होगी। आप स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं से उसे धमकाने के लिए कह सकते हैं। उस समय ओलांड फेडरेशन आपको मुआवजे के रूप में पूरी आकाशगंगा दे सकता है, राउंड बॉल ने कहा। एक बैरन के रूप में मैं स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं से मदद मांग सकता हूं। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। बेशक, ये स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा आपकी बात सुनेंगे यदि वे आपके क्षेत्र में हैं। महान कियान साम्राज्य का एक कुलीन व्यक्ति इतना शक्तिशाली है, राउंड बॉल ने गर्व से कहा। वांग टेंग समझ गया।
उच्च स्तरीय सभ्यता और निम्न स्तरीय सभ्यता में बैरन की उपाधि अलग अलग होती है। महान कियान साम्राज्य में कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा थे, जिनमें कई स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा भी शामिल थे। इनमें से अधिकांश स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा खुद को विभिन्न कुलीन परिवारों से जुड़े हुए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कुलीनों की बात सुनते थे। ईमानदारी से कहूं तो ये पहली बार था जब कोई गैर रक्त वाला व्यक्ति बैरन बना। नांगोंग यू ने अतीत में स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं से मदद क्यों नहीं मांगी? वांग टेंग ने एक सवाल सोचा। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। वह अभी ब्रह्मांड के स्तर पर ही है, इसलिए वे उसकी बात नहीं सुनेंगे। राउंड बॉल असहाय महसूस कर रहा था। मैं तो बस एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा हूं, क्या वे मेरी बात सुनेंगे? मैं तो बेकार में ही खुश था। वांग टेंग भी अवाक रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम गलत हो। स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा सिर्फ तुम्हारी योग्यता को नहीं देखते, वे उन लाभों को भी देखेंगे जो तुम उन्हें देते हो। मास्टर नांगोंग बहुत गरीब था। उसके पास प्रतिभा हो सकती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह तुम्हारे जितना अमीर नहीं है। देखो, तुम मेचा जाति से स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं की भर्ती करने में सक्षम हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग मंच के अन्य दुर्जय योद्धा नहीं पा सकते? राउंड बॉल ने पूछा। आपको मुझ पर पूरा भरोसा है। वांग टेंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। वे कुछ देर तक बातें करते रहे। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद की और फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड के मालिक द्वारा छोड़ी गई विरासत को छांटने लगे। फ्लेमिंग रिवर मार्शल वॉरियर एक शक्तिशाली अग्नि तत्व मार्शल योद्धा था। उसने कई अग्नि तत्व शास्त्र और युद्ध तकनीकें छोड़ी है, साथ ही साथ अपने वर्षों की प्रेरणा भी छोड़ी है। वे वांग टेंग के लिए बहुत मददगार साबित हुए। हर कोई ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा की विरासत का आनंद नहीं ले सकता। 10 दिन से अधिक समय बाद ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान महान कियान ग्रह पर वापस आ गया। रास्ते में कुलीन परिवारों के प्रतिनिधियों ने उनके परिवारों को खबर भेजी कि वांग टेंग ने बैरन की उपाधि जीत ली है। इस समाचार से उच्च वर्ग में भारी हलचल और आश्चर्य उत्पन्न हो गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक पिछड़े ग्रह से आया यह मार्शल योद्धा बैरन की उपाधि जीत लेगा। काओ होंटू सबसे बड़ा हारे हुए व्यक्ति थे। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। ये घटना लगातार बढ़ती जा रही थी। अधिकाधिक लोग इसके बारे में जानते जा रहे थे। हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वांग टेंग को यह उपाधि मिलेगी। अंतरिक्ष यान डॉक पर खड़ा हो गया। वांग टेंग ने अंतरिक्ष यान से चैम्बर के प्रमुख का पीछा किया और कक्षीय ट्रेन पर सवार होकर ग्रेट कियान ग्रह पर वापस चला गया। विदा होने से पहले मुखिया ने वांग टेंग से कहा, मैं उच्च अधिकारियों को परिणाम की सूचना दूंगा। आप वापस जा सकते हैं और समाचार की प्रतीक्षा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप 2 दिनों से भी कम समय में बैरन की उपाधि प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। वांग टेंग ने जल्दी से चैम्बर के प्रमुख को धन्यवाद दिया। वह बहुत खुश था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुखिया ने हाथ हिलाया और अपने अधीनस्थों के साथ चले गए। काओ होंटू और पाका परिवार के सदस्यों ने दूर से वांग टेंग को देखा। वे वहां से नहीं गए। चैम्बर के प्रमुख के चले जाने के बाद वे वहां चले गए। इससे पहले कि दूसरा पक्ष अपना मुंह खोल पाता, वांग टेंग ने कहा, वरिष्ठ भाई काओ, मेरे लिए नांगोंग निवास को साफ करना याद रखें। काओ होंटू का चेहरा हरा हो गया। उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। आप वहां ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे, उसने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाई और उदासीनता से पूछा। काओ होंटू ने जवाब देना चाहा, लेकिन वाल्टेरू ने उसे रोक दिया। महान कियान साम्राज्य में आप अभी भी अपने हाथों से आकाश को कवर नहीं कर सकते। अगर मैं एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा की भर्ती कर सकता हूं, तो मैं दूसरे और तीसरे को भी भर्ती कर सकता हूं। वांग टेंग ने काओ होंटू को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, अगर आप मरना चाहते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। दोनों पक्षों ने सारे दिखावे त्याग दिए थे, इसलिए वांग टेंग को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। काओ होंटू की पुतलियां सिकुड़ गईं। युवक, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। आवेग में आकर काम मत करो, वाल्टेरू ने बेपरवाही से कहा। तुम कौन हो? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं है। अगर आप दूसरों की सलाह नहीं मानेंगे तो आपको नुकसान होगा। ऐसा मत सोचिए कि आप सिर्फ इसलिए घमंडी हो सकते हैं क्योंकि अब आप एक बैरन हैं। वाल्टेरू ने नाक भान सिकोड़ी। मुझे ये वाक्य फिर से तुम्हारे सामने रखना है। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए अहंकारी हो सकते हो क्योंकि तुम 8 ड्यूक में से एक हो, वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हम्फ।
वल्तेरू को उम्मीद नहीं थी कि वान टेंग में उसे धमकी देने की हिम्मत है। वह क्रोधित हो गया। उसने नाक भान सिकोड़ी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने वान टेंग को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। फिर वह ठंडे अंदाज में मुस्कुराया जैसे कि उसका मजाक उड़ा रहा हो और फिर मुड़कर काओ होंटू के साथ चला गया। वान टेंग ने भौहें सिकोड़ी। वल्टेरू की निगाहों ने उसे असहज कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मेमना हो जिसे बलि चढ़ाए जाने का इंतजार हो रहा हो। वे क्या योजना बना रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। वान टेंग ने सोचा। उसने नहीं सोचा था कि काओ होंटू और पाका उसे आसानी से जाने देंगे। लगता है मुझे तैयारी करनी होगी। वान टेंग की नजरें झपक गईं। वह एन लैन के साथ चला गया और चैम्बर के नोटिस का इंतजार करने के लिए वापस आ गया। टेंग महान कियान शहर में वापस आने के बाद घर में ही रहे। उन्होंने खेती की और अपने लाभ को पचाया। उनकी जीत की खबर दूर दूर तक फैलती गई। ऐसे समय में निश्चित रूप से लोग उनसे मिलने आते होंगे। जिन ग्रैंडमास्टर्स से वे परिचित थे, वे उन्हें बधाई देने आए और कहा कि वे समारोह के दिन उन्हें बधाई देने और उपहार देने के लिए उपस्थित रहेंगे। बैरन की उपाधि प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात थी। वान टेंग के लिए यह एक खुशी की घटना थी, इसलिए जितना अच्छा हो उतना अच्छा है। महान कियान साम्राज्य में उसका कोई अनुभव नहीं था और वह बिल्कुल अकेला था। इसलिए उस दिन वहां शायद ही कुछ आगंतुक आए होंगे। यह उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका होगा। एट नोबलबन एट सेकेंडरी करियर अलायंस के इन ग्रैंड मास्टर्स ने वान टेंग से दोस्ती की क्योंकि उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना। इसलिए वे उसका समर्थन करने के लिए तैयार थे और समारोह में आए। उसी समय पूरे महान कियान ग्रह पर एक तूफान चल रहा था। कई गुट इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। क्या आपने बैरन नांगोंग की विरासत के परिणाम के बारे में सुना है? वह बदकिस्मत बैरन नांगोंग, कितने साल हो गए? क्या आखिरकार कोई नतीजा निकला है? क्या बैरन नांगोंग के शिष्य काओ होंटू को उनकी उपाधि विरासत में नहीं मिल रही है? मैंने सुना है कि वह इस उपाधि को पाने के लिए सैन्य कारनामे जमा कर रहा है। आप बहुत पुराने हो गए हैं। मैंने सुना है कि एक पिछड़े ग्रह से एक देशी मार्शल योद्धा खिताब के लिए काओ होंटू से लड़ने आया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या एक पिछड़े ग्रह से आया हुआ मूल निवासी? सचमुच? क्या तुम मजाक कर रहे हो? या फिर देशी मार्शल योद्धा एक अभूतपूर्व प्रतिभा है? कौन जानता है। मैंने सुना है कि उसने काओ होंटू से खिताब जीता है। वह एक असाधारण व्यक्ति होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे थे जो ऐसा ही सोचते थे। सभी गुट इस मुद्दे पर गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे और देख रहे थे। हर कोई इसके बारे में विस्तार से नहीं जानता था। इससे उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। संक्षेप में, यह विषय लंबे समय तक प्रचलन में रहा तथा इसके समाप्त होने का कोई संकेत नहीं दिखा। बैरन समारोह 1 या 2 दिन बाद आयोजित किया जाएगा। चलो इसे देखने के लिए ग्रेट कियान सिटी चलते हैं। ठीक है, हम इसे खुद देखने के बाद ही जान पाएंगे। मैं उस मूल निवासी के बारे में उत्सुक हूं जिसने बैरन की उपाधि जीती है। जरूर, ग्रेट कियान सिटी में मिलते हैं। एक नया बैरन, उसे उसकी संपत्ति के रूप में एक आकाशगंगा दी जाएगी। कोई भी उसके पास शरण लेना चाहता है। पहले देखते हैं कि वह किस तरह का इंसान है। अगर वह बेवकूफ है तो इसमें कोई मतलब नहीं है। ये सही है। अगर उसमें कोई क्षमता नहीं है तो उसका अनुसरण करना बेकार होगा। हाँ, अगर वह अभूतपूर्व प्रतिभा है तो आप सभी को जल्दी से इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कुछ गुट इस बड़े आयोजन में भाग लेने के लिए ग्रेट कियान शहर की ओर दौड़ पड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। 2 दिनों के भीतर ही ग्रेट कियान शहर में बड़ी संख्या में पर्यटक जमा हो गए। माहौल और भी ज्यादा जीवंत हो गया। कुछ लोग मौज मस्ती में शामिल होने आए थे तो कुछ वान टेंग को देखने आए थे। ब्रह्मांड में यदि किसी के पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो मजबूत बनना कठिन है। कुलीन वर्ग के सदस्य अलग अलग गुटों को एकजुट करने में सक्षम थे। छोटे गुटों के मार्शल योद्धाओं के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प था। इसके अलावा उनके पास अपनी संपत्ति के रूप में एक आकाशगंगा भी थी। आकाशगंगा में जीवन के बहुत सारे ग्रह थे, इसलिए उनकी कमाई और संभावित भविष्य का विकास बहुत बड़ा था। इसके अलावा यह एक उच्च स्तरीय सभ्यता के अंतर्गत एक आकाशगंगा थी, जो निम्न स्तरीय सभ्यता के अंतर्गत एक आकाशगंगा से अलग थी। लाभ दुनिया से अलग थे और दुर्जय मार्शल योद्धाओं की संख्या भी अतुलनीय थी। उदाहरण के लिए, ओलांद फेडरेशन में 9 मुख्य आकाशगंगाएं थीं, लेकिन प्रत्येक आकाशगंगा की रक्षा केवल एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा करता था।
महान कियान साम्राज्य में पहले से ही हजारों ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा और पर्याप्त स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा थे। कोई भी तुलना नहीं की जा सकती थी। इन जीवन ग्रहों से जो धन संपत्ति उत्पन्न हो सकती है, उसके बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। यह एक अथाह संख्या है। ओलान संघ महान कियान साम्राज्य पर निर्भर था। उच्च स्तरीय सभ्यता के अंतर्गत कई मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय सभ्यताएं थीं। हालांकि उनका अपना शासन था और उच्च स्तरीय सभ्यता उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसलिए जब कोई उच्च स्तरीय सभ्यता पुरस्कार के लिए कोई आकाशगंगा चुनती है, तो वह निम्न स्तरीय सभ्यता से कोई आकाशगंगा नहीं चुनती। वह अपने क्षेत्र से कोई आकाशगंगा चुनती है। खैर, बड़े देशों को भी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह थी। वे अपने कुलीन वर्ग के सदस्य को पिछड़ी आकाशगंगा नहीं दे सकते थे, है न? दूसरे लोग उन्हें मजाक समझेंगे। वर्तमान में वांग टेन फैन तेनिन के निवास में रह रहे थे। 2 दिन जल्दी ही बीत गए। उसे ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर से एक संदेश मिला। समारोह का समय तय हो गया। यह अगले दिन सुबह 8 बजे होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्थान ग्रेट कियान पैलेस में था। वांग टेन को इस जगह के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ। ध्यान रहे, ये पूरे महान कियान साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित स्थान था। ऐसी अफवाह थी कि साम्राज्य के सबसे दुर्जय मार्शल योद्धा यहीं तैनात थे। उनमें से कुछ शाश्वत अवस्था में थे। वे लोग ब्रह्मांड के पिरामिड के शिखर पर थे। शाश्वत मंच के ऊपर दिव्यता के द्वार थे। आखिरकार शाश्वत चरण के योद्धाओं के पास पहले से ही दीर्घायु थी। ये कल्पना करना कठिन था कि उसके बाद क्या हो सकता है, इसलिए इसे देवत्व कहना समझ में आता है। बेशक ये वही था जो वांग टेन ने दूसरों से सुना था या जो उसने फ्लेमिंग रिवर मार्शल वॉरियर की विरासत प्राप्त करने के बाद अनुमान लगाया था। उसे विवरण स्पष्ट रूप से नहीं पता था। मंच बहुत गहरा था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह उस समय छू सकता था। यहां तक कि फ्लेमिंग रिवर मार्शल वॉरियर भी इसे नहीं समझ पाया, और वह तो और भी कम। लेकिन अगर ग्रेट कियान पैलेस में वास्तव में इतनी शक्तिशाली उपस्थिति होती, तो वह कुछ लाभ प्राप्त कर सकता था। अगर दूसरे लोग वांग टेन की योजना जानते तो वे अचंभित हो जाते। उसकी नजर ग्रेट कियान पैलेस पर थी। क्या उसने स्टील की गेंदें उगाई थीं? वांग टेन ने अपनी थोड़ी को छुआ और एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि वह उस समय प्रवाह के साथ जा सकता था और इस मोटी भीड़ से ऊन तभी इकट्ठा कर सकता था जब वह सुरक्षित था। यह सही तरीका था। अपनी योजना की पुष्टि करने के बाद उसने अपनी कलाई घड़ी पर संदेश देखा और नीचे स्क्रॉल किया। समय और तारीख के अलावा संदेश में अन्य विवरण भी थे, जिनमें समारोह के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें और महान औपचारिकताएं आदि शामिल थीं। उच्च स्तरीय सभ्यता के बैरन समारोह के अपने नियम और कानून थे। यह कोई साधारण समारोह नहीं था। यह परेशानी वाली बात है। वांग टेन ने बुदबुदाया। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वांग टेन ने भौहें सिकोड़ ली, ये सोचकर कि इस समय उसे खोजने कौन आया है। अंदर आओ, उसने कहा। दरवाजा बंद नहीं था। मास्टर फान तेनिंग ने अपनी महिला शिष्या से वांग टेन के लिए एक अप्रत्याशित अतिथि को लाने के लिए कहा था। गाजियन मिंग चेंग। वांग टेन ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। वह अतिथि स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा था, जिससे उसकी मुलाकात नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर में हुई थी। मिंग चेंग ने सिर हिलाया और एक आइटम निकाला। ये वो कपड़े हैं जो तुम्हें कल पहनने हैं। चैम्बर के प्रमुख ने मुझे इन्हें तुम्हारे पास भेजने के लिए कहा है। वांग टेन की नजर उसके हाथ में मौजूद बैंगनी कपड़ों पर पड़ी। वह दंग रह गया। नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर बेहद कुशल था। उसे कुछ सेकंड पहले ही संदेश मिला था और कपड़े पहले ही भेजे जा चुके थे। गाजियन मिंग चेंग आया और जल्दी से चला गया। वह सिर्फ उसे कपड़े देने आया था। वांग टेन ने उसे व्यक्तिगत रूप से प्रवेश द्वार पर भेजा। उसने कोई अहंकार नहीं दिखाया। दूसरा पक्ष एक स्वर्गीय मार्शल योद्धा था। उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कपड़े भेजना पहले से ही एक सम्मान की बात थी। आपका स्वागत है। आप जल्द ही बैरन बन जाएंगे। आपकी हैसियत मुझसे ज्यादा है। गार्डियन मिंग चेंग ने जाने से पहले एक अनोखी मुस्कान दी। ये पहली बार था जब वांग टेन को किसी महान व्यक्ति के विशेष व्यवहार का अनुभव हुआ। यहां तक कि एक स्वर्गीय योद्धा भी उसके साथ विनम्रता से पेश आया। वह अपने कमरे में वापस गया और कपड़े बिछाकर उनका नाप लेने लगा। एट नोबल बनेट एट। ये सोने की परत वाला एक असाधारण और उत्तम बैंगनी लंबा गाउन था। इस पर एक क्रूर और राजसी कुनबू जानवर सिल दिया गया था।
ऐसा लग रहा था कि यह एक दबंग आभा के साथ आकाश में दहाड़ रहा है। गार्जियन मिन चेंग ने जो कहा उसके अनुसार यह महान वर्दी उच्च स्तरीय शाही स्तर के एमेथिस्ट क्रिस्टल सिल्कवर्म द्वारा उत्पादित रेशम से बनाई गई थी और एक विशेष विधि का उपयोग करके बुनी गई थी। यह न केवल आग और पानी प्रतिरोधी थी बल्कि इसमें एक मजबूत रक्षा भी थी। एक उच्च स्तरीय शाही स्तर का सितारा जानवर एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा के बराबर था। यह एमेथिस्ट क्रिस्टल रेशम कीट एक दुर्लभ सितारा जानवर था, इसलिए इससे उत्पादित रेशम अत्यंत उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। वांग टेन को आश्चर्य हुआ कि इसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता था। फैन तेनिंग की महिला शिष्या अभी तक नहीं गई थी। वह दरवाजे पर खड़ी थी और चमकती आंखों से उस वस्त्र को देख रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रैंडमास्टर वांग टेन, आप जल्द ही एक महान व्यक्ति बनने जा रहे हैं। वांग टेन को घूरते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ये युवक सिर्फ ग्रैंडमास्टर ही नहीं था, वह साम्राज्य का एक कुलीन व्यक्ति भी था और युवा और सुंदर था। वह हर युवती का पसंदीदा राजकुमार था। खांसी। वांग टेन ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। उसे तुरंत पता चल गया कि इस युवती के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह बहुत ज्यादा सोच रही थी कि कहीं वह उसे बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। अगर वह काओ जियाओ जियाओ जितनी खूबसूरत होती तो उसे अपनी रखेल के रूप में स्वीकार करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। कुई सिते। उसकी शक्ल सूरत अच्छी थी, लेकिन उसे लगा कि वह उसके लायक नहीं है। उसकी प्रतिभा सामान्य थी, उसे उसकी नौकरानी बनने का भी अधिकार नहीं था। यदि वह फैन तेनिंग की शिष्या न होती तो वांग टेन को उसकी परवाह भी नहीं होती। वांग टेन ने उसे घृणा से देखा, उसे दूर धकेलने का एक यादृच्छिक कारण ढूंढा और दरवाजा बंद कर दिया। हा हा हा, राउंड बॉल प्रकट हुआ और जोर से हंसा। तुम क्यों हंस रहे हो? वांग टेन चिल्लाया। क्या आप कुलीन होने के लाभों को समझते हैं? यह महिला आपको बहकाना चाहती है, राउंड बॉल ने गर्व से कहा। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सुंदर हूं? मुझे लगता है कि वह मेरी सुंदरता पर नजर रख रही है, वांग टेन ने कहा। फफ। राउंड बॉल ने आंखें घुमाई और उल्टी करने का नाटक किया। चले जाओ, वांग टेन क्रोधित हुआ। राउंड बॉल ने उसे अनदेखा किया और बैंगनी गाउन के सामने तैर गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और एक दुखद भाव के साथ उसे धीरे से सहलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन को उसके हाव भाव से पता चल गया कि वह नांगोंग यू के बारे में सोच रहा होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए। एक आह भरकर राउंड बॉल गायब हो गया। हवा में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। कल तुम्हारा बैरन समारोह है, ठीक से तैयारी करो। वांग टेन ने अपना सिर हिलाया। रात पलक झपकते ही बीत गई। अगले दिन सुबह सुबह ही ग्रेट कियान पैलेस के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। चर्चाओं का शोर आसमान तक पहुंच गया था। वहां का माहौल बहुत ही जीवंत था। प्लाजा के पीछे एक लंबी सफेद जेड सीढ़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वह आसमान तक फैली हुई है। सीढ़ियों के पीछे महान कियान महल स्थित था, जो धुंध के पर्दे में छिपा हुआ था। जब हवा चलती थी तो इस विशाल और राजसी महल का एक छोटा सा सिरा दिखाई देता था। इसके पीछे क्षितिज पर फैली पर्वत श्रृंखला का एक पूरा टुकड़ा था। यह आकाश और जमीन को अलग करता था, बादलों से घिरा हुआ था। यह एक रहस्यमय दृश्य था। यह साम्राज्य की निषिद्ध भूमि थी। ऐसा कहा जाता था कि साम्राज्य के पूर्वजों को यहीं दफनाया गया था। यहाँ तक कि देश का दिव्य जानवर कुनवू जानवर भी इसी पर्वत श्रृंखला में शीत निद्रा में था। बेशक ये सब किंवदंतियां थीं, किसी ने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ देर इंतजार करने के बाद भीड़ थोड़ी अधीर होने लगी। वह अभी तक क्यों नहीं आया? हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है। मैं भोर से पहले जाग गया। मैं भी। अगर मैं बाद में आता तो मैं अंदर घुस नहीं पाता। क्या ये सिर्फ बैरन नहीं है? क्या तुम सबको इतना उत्साहित होना चाहिए? हर कोई इस समारोह को लेकर उत्सुक था। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यह स्थानीय व्यक्ति कैसा दिखता होगा। महान कियान साम्राज्य में ऐसी स्थिति शायद ही कभी हुई हो। किसी ने नहीं सुना था कि किसी सुदूर ग्रह का निवासी किसी उच्च स्तरीय सभ्यता में बैरन बन गया हो। ये पहली बार था। कुछ लोगों को लगा कि वे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को काम करते हुए देख पाएंगे। दूसरों को लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। हो सकता है कि असली व्यक्ति उतना शक्तिशाली न हो जितना कहानियों में बताया गया हो। अचानक वहां शांति छा गई। देखो, ये साम्राज्य के ड्यूक की उड़ने वाली कार है।
रईस यहाँ हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा। रून ऊर्जा से चलने वाली एक उड़ने वाली कार आसमान से नीचे उतरी। इस पर एक अजीबोगरीब फूल का चिन्ह था। बहुत से लोगों ने इसे पहचान लिया और आश्चर्य से चिल्ला उठे। लाल सुनहरा फ्लूर डी लिस, ये ड्यूक सीटू का प्रतीक है। मुझे आश्चर्य है कि कौन आया। ये सिर्फ एक बैरन समारोह है, ड्यूक सीटू शायद न आए। जब सब लोग चर्चा कर रहे थे तभी एक लंबा और ऊंचे कद का अधेड़ आदमी कार से उतरा। उसका चेहरा सख्त था और नजरें तेज थीं। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना नामुमकिन था। भगवान, सीटू परिवार का उत्तराधिकारी स्वयं आ गया। यह अविश्वसनीय है। वह यहाँ क्यों है? एट नोबल बनेट एट। क्या उसे नए बैरन से बड़ी उम्मीदें हैं? मौन। 8 ड्यूक महान व्यक्ति थे। कुलीनता के कुल 5 पद थे, ड्यूक, मार्किस, अर्ल, विस्काउंट और बैरन। सीटू परिवार का पद सबसे ऊंचा था और वह एक शक्तिशाली गुट था। ड्यूक सीटू ने अपने आसपास के लोगों की ओर देखे बिना तुरंत सीढ़ियां चढ़ ली। ग्रेट कियान पैलेस में उड़ने वाली कारों की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि ड्यूक भी इस नियम के अपवाद नहीं थे। उसे भी बाकी लोगों की तरह ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वह एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता गया, लेकिन जल्दी ही धुंध में गायब हो गया। हॉर्नफिए, ड्यूक सीटू बहुत शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि सीढ़ियों पर प्रतिबंधात्मक रून खुदे हुए हैं। आप जितना ऊपर चढ़ेंगे, दबाव उतना ही बढ़ेगा। आगे बढ़ना मुश्किल है, स्थिति को जानने वाले किसी व्यक्ति ने समझाया। बेशक, ये सीटू परिवार का वर्तमान उत्तराधिकारी है। वह कम से कम ब्रह्मांड स्तर पर है। ये बहुत डरावना है। अरे, कोई और भी यहाँ है। एक दर्शक ने एक और रून उड़ती कार देखी। उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। इस बार ये सिर्फ एक उड़ने वाली कार नहीं थी। कई उड़ने वाली कारें उतरी और बैंगनी गाउन पहने कई रईस उतरे। वे एक के बाद एक सफेद जेड सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। यह विस्काउंट चेन परिवार है। अर्ल वांग परिवार, ड्यूक स्टीवर्ट परिवार, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीचे खड़े लोग रईसों के उपनामों को ऐसे याद करने लगे जैसे खजाने गिन रहे हों। उन्हें पहचानना आसान था। हर परिवार का अपना प्रतीक चिन्ह था। उनकी कई सालों की विरासत के कारण हर कोई उन्हें एक नजर में पहचान लेता था। 10 मिनट के भीतर ही कई रईस आ गए। वे सभी सफेद जेड की सीढ़ियों पर चढ़ गए। यह 8 ड्यूकों में से एक है, पाका, किसी ने आश्चर्य से कहा। चुप्पी का एक पल था। जब तक कार पार्क नहीं हो गई, तब तक सबकी नजर हवा में उड़ती इस शानदार कार पर ही रही। जब कोई उतरकर सीढ़ियां चढ़ गया, तब भी कोई कुछ नहीं बोला। वे अवाक रह गए। अचानक हॉर्नफेने की आवाजें सुनाई देने लगीं। 8 ड्यूक से जैसी उम्मीद थी। उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। ड्यूक सीटू की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। ये सही है, पाकर्स के प्रतीक को देखो। ये पौराणिक ब्रह्मांड का विशालकाय प्राणी है, धधकते विशालकाय ड्रैगन। देखो ये कितना भयावह और क्रूर है। ये कितना अंधकार में और भयावह है। पाका परिवार दबंग है। कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता। खैर, मैंने सुना है कि नए बैरन को उनसे कुछ शिकायत है। सचमुच? वह मर चुका है। क्या हुआ? नया बैरन अभी अभी साम्राज्य में आया है ना? उसका पाकर्स से कोई विवाद क्यों होगा? कौन जानता है, देखने के लिए कोई अच्छा शो होगा। अरे, मैं सोच रहा था कि क्या मुझे इस नए बैरन का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह विचार छोड़ सकता हूँ। मैं पाकर्स को नाराज नहीं कर सकता। मौन। चर्चाएं लगातार जारी रहीं और भीड़ खुशी खुशी रईसों के मामलों पर चर्चा करती रही। कुछ देर बाद और भी उड़ने वाली कारें आईं। ऐसा लग रहा था मानो आज भीड़ को कुछ सरप्राइज मिलने वाले हैं। कैवेंडिश परिवार यहाँ है। यह 8 ड्यूक में से एक और है। हाँ, कैवेंडिश परिवार भी कोई आसान नहीं है। वे पाकर से कमजोर नहीं हैं। ये दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। उनकी युवा पीढ़ी एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करती रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। एक और, ये जी परिवार है। जी परिवार भी एक ड्यूक है, लेकिन उन्होंने हमेशा कम प्रोफाइल रखी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आ जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक रईस लोग आते गए। प्लाजा लग्जरी कारों के बेड़े से भरा हुआ था। भीड़ को पीछे हटना पड़ा, लेकिन किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग इस बात से दंग थे कि जब सभी महानुभाव यहाँ मौजूद थे, तब भी वांग टेंग नहीं आया था। क्या यह नया बैरन इस महत्वपूर्ण दिन पर अधीर नहीं था? झनकार।
अचानक दूर से एक उदास घड़ी की घंटियां सुनाई दी। यह आवाज सभी के कानों में गूंजी और उन्हें चुप कर दिया। सारी आवाजें गायब हो गईं। केवल घंटियों की आवाज ही आकाश में गूंज रही थी, जो बहुत समय बाद भी गूंज रही थी। सबने ऊपर देखा। सफेद जेड सीढ़ियों के आसपास की धुंध गायब हो गई थी। आसमान से सुनहरी रोशनी बरस रही थी। एक भव्य और भव्य महल सबके सामने प्रकट हुआ। देखने वाले दंग रह गए। वे कुछ देर के लिए अपने होश खो बैठे और महल को एकटक देखते रहे। न जाने क्यों उनके दिल में घुटने टेकने की इच्छा पैदा हुई और योद्धा एक एक करके घुटने टेकने लगे। अधिकांश समय महल धुंध में डूबा रहता था। इसके केवल कुछ कोने ही दिखाई देते थे, लेकिन लोगों के लिए इसकी भव्यता और वैभव का अंदाजा लगाना काफी था। यह शायद ही कभी लोगों के सामने अपना पूरा रूप प्रकट कर पाता था। नल। एक स्पष्ट पदचाप सुनाई दी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। कदमों की आवाज और तेज हो गई। सभी ने सिर उठाया और आवाज की दिशा में देखा। उन्होंने दूर से एक युवा आकृति को चलते हुए देखा। उसने बैंगनी रंग का लंबा लबादा पहना हुआ था। उसकी पीठ सीधी थी और उसके घने काले बाल थे। उसका युवा चेहरा बेदाग और सुंदर था। उसकी छाती पर एक दिव्य कुनबू जानवर सिल दिया गया था। वह वस्त्र के प्रवाह के साथ चलता था और सजीव जैसा दिखता था। उनकी महान आभा अद्भुत थी। उनकी उपस्थिति असाधारण थी। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। क्या वह नया बैरन है? हर कोई हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये किसी सुदूर ग्रह से आया कोई स्थानीय योद्धा था? किसने कहा कि अभी बाहर आओ, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा? क्या किसी पिछड़े ग्रह से आए योद्धा के पास ऐसी आभा और महान उपस्थिति होगी? भीड़ ने अपने जीवन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। यह नया बैरन नहीं हो सकता। ये किसी कुलीन परिवार का उत्तराधिकारी हो सकता है या किसी शक्तिशाली गुट द्वारा तैयार की गई प्रतिभा हो सकती है। वह हाल ही में दुनिया से चला गया, इसलिए किसी ने उसे पहचाना नहीं। हाँ, ये सही था। ऐसा ही होना चाहिए। भीड़ में कई महिला योद्धा थीं। जब उन्होंने उस युवक को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। वह बहुत सुंदर और करिश्माई था। उनके जैसा युवा प्रतिभाशाली लड़का प्रेमी के लिए एकदम उपयुक्त उम्मीदवार था। सबके मन में कई अजीब अजीब विचार आए। वह आकृति आगे बढ़ी, भीड़ को चीरती हुई और सफेद जेड की सीढ़ियों के नीचे पहुंची। वांग टेंग। एक आवाज ऊपर से नीचे आई और चौक में गूंज उठी। हाँ, वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और ऊंची सीढ़ियों के पार देखा। उसका चेहरा शांत था। सीढ़ियां चढ़ो और मेरे सामने खड़े हो जाओ, फिर तुम बैरन की उपाधि प्राप्त कर सकते हो। आवाज फिर सुनाई दी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सफेद जेड सीढ़ियों पर बैंगनी रंग के प्रतिबंधात्मक रून चमक उठे। इससे वे और भी रहस्यमय लगने लगे। हाँ, वांग टेंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ये सचमुच वही है। सभी ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वे उस युवा व्यक्ति को भूल रहे थे जिसकी पीठ उनकी ओर थी। वह नया बैरन था। इस समय सभी को सत्य को स्वीकार करना ही था, चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो। हे भगवान, ये युवा बैरन बिल्कुल अलग दिखता है जैसा मैंने सोचा था। वह किसी पिछड़े ग्रह से आए मूल निवासी की बजाय एक वास्तविक कुलीन व्यक्ति की तरह दिखता है। मैं ये कहने की हिम्मत रखता हूं कि यह नया बैरन एक दुर्लभ प्रतिभा है। यही कारण है कि वह बैरन का खिताब जीत सकता है। बात करना बंद करो। मैंने सुना है कि सफेद जेड सीढ़ियों पर प्रतिबंध रून विशेष है। एक बार सक्रिय होने पर मार्शल योद्धा की प्रतिभा जितनी अधिक होगी, उतने ही अधिक रून प्रकाशित होंगे और दबाव उतना ही अधिक होगा। हम ये जान लेंगे कि वह रून की संख्या के आधार पर प्रतिभाशाली है या नहीं। ये सही है, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ। मुझे आश्चर्य है कि यह बैरन कितने रूनों को रोशन करेगा। उसकी आभा देखो, वह असाधारण प्रतिभा वाला होना चाहिए। अगर नहीं तो मैं हैंडस्टैंड करूंगा और बकवास खाऊंगा। हे भगवान, ये बहुत क्रूर है। भाई, मुझे रिकॉर्ड करने दो कि तुमने अभी क्या कहा। हर कोई इसका गवाह हो सकता है। वांग टेंग ने अपना पैर उठाया और सबकी नजरों के सामने सफेद जेड की सीढ़ियों पर कदम रखा। उसने ग्रेट कियान पैलेस की ओर चढ़ना शुरू किया।